हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भस्मासुर का अगला भाग। क्यों? शरबती आंखों वाली को अपनाने वाली बात तुमने कही कि इतनी चाशनी लपेट कर। विकास को लगा गुरु पिघल रहे हैं। बोला, सच गुरु, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हमसे प्लीज़ गुरु, तुलना मत करो। क्यों? आप जैसा स्थान मेरे जीवन में किसी का हो ही नहीं सकता। अब तुम झूठ का सहारा ले रहे हो। सच गुरु, ये सच है। सच है तो बात खत्म, भूल जाओ उसे। श्रीसागर भेज दो। गुरु, विकास इस तरह चीख पड़ा जैसे किसी ने हलक में हाथ डालकर उसका दिल खींच लिया हो। क्यों? विजय का लहजा व्यंग से सराबोर हो उठा। निकल गई किल्ली? विकास देखता रह गया विजय की तरफ। ये किल्ली इसलिए निकली है क्योंकि तुमने सरासर झूठ बोला था, विजय कहता चला गया। तुलना करने से इसलिए मना करते हो क्योंकि जानते हो कि शरबती आंखों वाली की तुलना में तुम किसी को नहीं ठहरने दोगे। हकीकत यह है कि हम हों, तुम्हारे माँ बाप हों या देश, कम से कम इस वक्त तुम्हारी निगाह में शरबती आंखों वालों की तुलना में सब गौड़ हैं। खुलकर इसलिए नहीं कहते कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए। यानी आप ये शादी नहीं होने देंगे? कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दें, भले ही मैं ना रहूं। पूरी दृढ़ता के साथ कहा विजय ने। कबूल। वाकई गुरु, वाकई आप अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। जबड़े भीचे विजय को बहुत ध्यान से देखता लड़का कह उठा, मैं वो समझने को तैयार नहीं जो आप कह रहे हैं, और आप ये समझने को तैयार नहीं कि विकास आरजू के बगैर नहीं रह सकता। मुझे मालूम है, अगर आप इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं तो ये काम पश्चिम से सूर्योदय होने के बराबर कठिन हो गया। अपना उल्लू सीधा करने कि आप इतने पैतरे जानते हैं कि विकास तो उनकी कल्पना तक नहीं कर सकता। मगर थोड़ी देर के लिए ठहरा विकास, फिर एक एक शब्द को चबाता हुआ बोला, इस सब के बावजूद आपका ये नालायक बेटा आरजू से शादी करके दिखाएगा। विकास, चीखो मत गुरु। जिस तरह आश्चर्य के सागर में डूबकर मैंने आपकी पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनी, उसी तरह आप भी सुनो। पिछली बार मैंने ये पता लगने पर सुसाइड की कोशिश की कि आपने आरजू को मार डाला है। यह कोशिश मैंने इसलिए की थी क्योंकि मेरी समझ के मुताबिक आपके लिए ये सज़ा सबसे कठोर थी। मगर अब जब आप खुद कह रहे हैं कि शादी के मुकाबले आपको मेरी मौत पसंद है, तो आंखें खुल गई हैं मेरी। काम अधूरा छोड़कर कायरों की तरह सुसाइड करने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ गुरु, रोको मत मुझे। कान अच्छी तरह खोल कर सुनो। आरजू को हाथ लगाने की कोशिश की गई तो कोशिश करने वाले के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा मैं, भले वो आप हो। कहने के बाद वह मुड़ा और लंबे लंबे कदमों के साथ फ्लैट से बाहर निकल गया। दिल जले, अबे सुन तो सही, दिल जले। विजय उसे पुकारता रह गया। विकास न रुकने वाला था न रुका। बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान उभरी विजय के होठों पर। बड़बड़ाया, इसे कहते हैं बेवकूफ़ी। जोश में होश गंवाकर ऐसी बात कह जाना जिससे सामने वाले का रास्ता आसान हो जाए। थैंक यू बेवकूफ़ लड़के। तू ये नहीं समझ सका कि विजय द ग्रेट तेरे मरने से डरते हैं, भस्मासुर बनने से नहीं। भैया नुसरत, हाँ बहन तुगलक, कुछ समझा? आरजू, इश्क, मोहब्बत, शादी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तू नीम चढ़ा करेला नहीं खाता ना, इसलिए नहीं समझा। मेरे भेजे में बात घुस चुकी है। निकाल कर मेज पर रख दे ताकि उठाकर मैं भी अपनी खोपड़ी में फिट कर लूँ। आरजू को तो जानता है ना, श्रीसागर वाली। हाँ फिर? नवाब खां के बुलावे पर छटंकी उसे और उसके दल को मलूदा बनाने श्रीसागर ले गया था, मगर उल्टे नवाज खां की कीच निकल गई। बात अब समझ में आ रही है। गंगा अगर उल्टी बही तो बही क्यों? क्यों? छटंकी आरजू के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। इश्क? अबे वही जो बड़े बड़े सूरमाओं को निकम्मा बना देता है। करेक्ट। इश्क की दुनिया का भीष्म पिता गालिब था और उसने खुद कबूल किया कि वह निकम्मा हो गया था। उसका वो चीता तो सुना ही होगा तूने कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी तो हम भी थे बड़े काम के। सुना है, मगर चीता नहीं, शेर है। लब्बो लबाब ये कि गालिब के बाद अब अपना छटंकी निकम्मा हो गया। जूस तो नहीं निकला और गुरुदेव उसे पटरी पर लाना चाहते हैं। चाहने से क्या होता है? एक बार निकम्मा बना आदमी काम का नहीं बन सकता। बन सकता है। गुरुदेव पहुंची हुई वस्तु है। छटंकी भी छटा हुआ है, देखा नहीं कैसे मूछ मरोड़ा है। कॉलर गुरुदेव के भी खड़े थे। तो बता, छटंकी की शादी की दावत उड़ाने का मौका मिलेगा या नहीं? मुंह में पानी आ रहा है यार। मैं मिस कर सकता हूँ, दावत मिस नहीं कर सकता। तो हम क्या करें? हम क्यों कुछ करें? जो करेंगे गुरु चेले करेंगे। हाथ पर हाथ रखकर टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे रहें। रहेगा धीवट का धीवट। वो कैसे? सुन। नुसरत तुगलक के कान पर झुका और इस तरह बोला जैसे दुनिया की सबसे गुप्त बात बता रहा हूँ। हमारे चीफ को रिपोर्ट मिली है कि छटंकी राजनगर से कचरा साफ कर रहा है। उसे रोकने के लिए मैं फ़ौरन यहाँ के लिए रवाना किया गया। हम आदम के 99% कचरा साफ हो चुका था। 1% जो था वो गुरुदेव की मेहरबानी से हमारी आंखों के सामने लंबा हो गया। साले से कितनी रिक्वेस्ट की कि नौकरी का सवाल है, मगर माना ही नहीं। तो हम क्यों माने? मतलब चिड़िया मारने आए थे, बटेर हाथ लगी है, क्यों चूके? चूकना तो सीखा ही नहीं हमने, मगर कौन सी चिड़िया, कौन सी बटेर? गुरु चेले के बीच जो आग लगी है, हमें उसे बुझने नहीं देना, अलग जलाए रखनी है। मुझे तो खुद की बुझती नज़र आ रही है।
आएगी तो घी डाल देंगे, पेट्रोल डाल देंगे, घासलेट डाल देंगे और रिसर्च करके वो हर चीज़ डाल देंगे जो इस आग को ज्वालामुखी बना दे। फ़ायदा लो। नुसरत ने इस तरह कहा जैसे तुगलक की बुद्धि पर तरस आ रहा हो। अब फ़ायदा बताओ इसे। कायदा तो यही कहता है। अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बन पा रहे हैं हम? उह, तुगलक ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, महान जासूसों के बीच में अमिताभ बच्चन कहाँ से आ घुसा? नंबर वन से मतलब है नंबर वन? दुनिया के नंबर वन जासूस क्यों नहीं बन पा रहे हैं हम? क्यों सदियों से धर्मेंद्र की तरह नंबर टू पर लटके पड़े हैं? जब तक छटंकी है। हाँ, अब हाथ पाँव और सिर सहित पूरी बात घुसी तेरे भेजे में। जब तक छटंकी है तब तक हम नंबर दो पर लटके रहेंगे। उधर छटंकी ना रहे तो हम कूद कर नंबर एक पर यह आसान नहीं कि छटंकी ना रहे। हमारे लिए खीर बड़ी टेढ़ी हो मगर गुरुदेव के लिए सीधी है। मतलब? हमने सुना, दोनों कान लगाकर सुना। छटंकी की शादी पर आमद है, गुरुदेव शादी होने नहीं देंगे। नौबत उठापटक और खून खराबे तक की ही नहीं, मरने मारने तक पहुंच चुकी है। तो हम क्या चाहते हैं, शादी हो या ना हो? हो। इधर शादी हुई, उधर छटंकी निकम्मा, हम नंबर वन। मेरे ख्याल से तो ना होना ज़्यादा बढ़िया है। यार, दावत मरवाने वाली बात मत किया कर तू। दावत तो होगी, शादी की नहीं तो तेरहवीं की। किसकी तेरहवीं? शायद छटंकी की, शायद गुरुदेव की, या शायद दोनों की। अबे, हर हाथ में लड्डू लिए घूम रहा है। मामले को अगर समझदारी से टैकल किया जाए तो है ही हर हाथ में लड्डू। सुन, कान इधर ला। उसने कान आगे सरका दिया। दूसरा फुसफुसाया, अगर हम ही आरजू का कलेश निपटा दें तो कैसा रहे? अकल से पैदल है क्या? अबे, जब गुरुदेव ही उसे निपटाने के फेर में है तो हम क्यों पट्टी में टांग अड़ाएं? कहने और करने में बहुत फ़र्क है। मतलब? इंतज़ार करें, बल्कि पूरा मौका दें। पूरे हालात बनाएं कि गुरुदेव आरजू को निपटा दें। अगर वे फिर भी हिचकें, शादी हो जाने देने की कीमत पर भी आरजू का क्रियाक्रम ना करें तो हम कर दें। ऐसे तरीके से कर दें कि गुरुदेव का किया नज़र आए। क्या हम ऐसा कर सकेंगे? क्यों नहीं कर सकेंगे? आखिर नंबर दो के जासूस हैं हम। नंबर दो के नहीं, नंबर दो। सोचो कितना धांसू सीन बनेगा। विकास भस्मासुर, विजय जटाधारी, मारम मार, भागम भाग, और अंत में दोनों में से एक का एंड। मुमकिन है दोनों का। दोनों की तेरहवीं की डबल दावत। आइडिया तो जोरदार है, मगर कौन सा मगर? बातचीत वाला या पानी वाला मगरमच्छ? यदि चूक हो गई तो हमारी तेरहवीं की दावत वो उड़ाएंगे। अबे धीवट, हमारे यहाँ तेरहवीं होती कब है? नहीं होती? वेरी गुड, तब तो यही ठीक है। दावत उड़ाने का मौका ही नहीं मिलेगा सालों को। तो खटकाऊँ चीफ का ट्रांसमीटर, कहूँ कि हम तेरहवीं की दावत उड़ाकर ही पाकिस्तान लौटेंगे? बेखटके खटका दे। अरे रहना चौकी, इतने गुस्से में क्यों है तू? विजय अंकल का दिमाग खराब हो गया मम्मी। ओह ये बात है। पहले मैं भी नाराज़ थी विजय से, मगर हकीकत पता लगी तो गुस्सा काफुर हो गया। यहाँ से आरजू को हटाकर ठीक ही किया उन्होंने। पता नहीं आईएसआई वाले कैसे हमला करते। मम्मी, विकास ने कहा, मैं किडनैप की बात नहीं कर रहा। फिर? मैं आरजू को गुलफाम अंकल के संरक्षण में छोड़ गया था। गुरु ने वहाँ पहुँचकर, हाँ सब पता लगा, तेरे पापा ने बताया। आरजू ने भी कहा कि विजय ने यहाँ वहाँ पहुँचकर गुलफाम से मारपीट की। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया उसने? कहती है विजय अंकल अकेले में बात करना चाहते थे। मैंने कहा तो इसमें क्या हुआ, कर लेती। विजय कोई गैर तो है नहीं। नहीं मम्मी, विकास ने विरोध किया। गुरु को उससे एकांत में बात नहीं करने देनी। चकित रैना ने पूछा, क्यों? उफ, तुम समझ नहीं रही। वे आरजू को शीशे में उतारने की कोशिश करेंगे। शीशे में उतारने की मतलब? वे ये शादी नहीं होने देना चाहते। विजय और तेरी शादी आरजू से नहीं होने देना चाहता? क्यों? विकास को मालूम था असली वजह विजय भी रैना को नहीं बता सकता, इसलिए बोला, कहते हैं मैंने शादी नहीं की इसलिए तू भी नहीं कर सकता। यह क्या वजह हुई? यही तो मैंने कहा कि अंकल ये तो कोई बात नहीं हुई। हर आदमी के सिद्धांत तो जीने का स्टाइल अलग होता है। आपको शादी ना करना बेहतर लगा, आपने नहीं की। मुझे ठीक लगता है, कर रहा हूँ। तेरी बात ठीक है, मगर इतनी सी बात कर। इतना अपसेट क्यों हो रहा है तू? फिक्र मत कर, मैं विजय भैया को मना लूँगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तेरे नए जीवन पर हक ही आरजू का है। मुझे अब भी याद है, सोचती हूँ तो कलेजा थर्रा उठता है। श्री सागर से किस हालत में लाई थी वह तुझे। सेकंडों की देर हो जाती तो तू बचता ही नहीं। उस घटना के बाद एक तरह का नया जन्म मिला है तुझे, और इस जन्म पर आरजू का पूरा हक है। कोई फ़ायदा नहीं मम्मी, गुरु मानने वाले नहीं हैं। मैं देख लूँगी, तू टेंशन मत रख। जा, आरजू इंतज़ार कर रही है। विकास फिर कहना चाहता था कि विजय से बात करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मगर फिर यह सोचकर चुप रह गया कि ये बात वह रैना को समझा नहीं पाएगा। अतः तेज तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गया। नुसरत तुगलक से टकराव के कारण उसका जो होलिया बिगड़ गया था उसे वह गुलफाम के यहाँ दुरुस्त कराया था। अंदर कदम रखते ही ठिठका। आरजू उसी की तरफ देख रही थी। आरजू, वह तेजी से उसकी तरफ लपका। आरजू ने बाहें पसार दी। फिक्की, दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। आंखें छलछला उठी। आरजू ने कहा, मैं वहाँ से आना नहीं चाहती थी। कहा भी कि तुम वहीं ठहरने के लिए कह गए हो और वापस वहीं आओगे, मगर पापा नहीं माने और उनकी बात में टाल नहीं सकती थी। ठीक किया तुमने। अब आईएसआई का कोई खतरा नहीं है, लेकिन उससे अलग होती है? आरजू ने पूछा।
खतरा उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। विकास को ध्यान से देखती आरजू ने पूछा, कैसा खतरा? आरजू, विकास ने चहलकदमी शुरू की, मैं इस संबंध में तुमसे बात नहीं करना चाहता था। गुलफाम अंकल के यहाँ कहा भी था कि विजय गुरु अगर हमारी शादी नहीं होने देना चाहते तो उसकी फ़िक्र तुम मत करो, ये मेरी हेडेक है और मैं देख लूँगा। मगर मगर बात अब इतनी आगे बढ़ गई है कि तुम्हें सतर्क न करना बेवकूफ़ी होगी। विकास कहता चला गया, वे तुम्हारी असावधानी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बताओ ना, आखिर बात क्या है? मैं तो कब से बेचैन हूँ। गुरु हमारी शादी न होने देने पर पूरी तरह आमादा है। क्यों? विकास ने वही कारण बता दिया जो गुलफाम को बताया था, रहना से कहा था। मगर आरजू संतुष्ट नहीं हुई। बहुत ध्यान से विकास को देखती बोली, ये कारण मुझे 1% भी नहीं जचता विक्की। जचती वही बात है जो आशा आंटी ने कही थी। तुम किसी ऐसी दुनिया के बाशिंदे हो जहाँ प्यार, मोहब्बत और शादी को पाप समझा जाता है। और मेरी जिज्ञासा ये जानने में है कि धरती पर आखिर वह कौन सी जगह है जहाँ मोहब्बत जैसी पाक एहसास को पाप समझा जाता है। मैंने बताया तो था, वो सब आशा आंटी ने तुम्हें भरमाने के लिए। तुमने तो ये भी बताया था कि विजय अंकल हमारी मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, और अब कह रहे हो कि समझने की कोशिश करो आरजू। विकास झुंझला से गया। आईएसआई के एक एजेंट से निपटते वक्त वे एक बार फिर मुझसे मिले और साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि वे ये शादी नहीं होने देंगे। तुम्हें याद है, तुमने कहा था विजय अंकल बगैर किसी ठोस वजह के कोई काम नहीं करते। हाँ, अपनी बातों के जाल में फंसे विकास को कहना पड़ा। कहा था, ये कोई ठोस वजह नहीं हुई कि उन्होंने शादी नहीं की तो तुम्हें भी नहीं करने देंगे। वो ठोस वजह कोई और है। क्या वजह है वह? तुम मुझे बताती क्यों नहीं? जब मुझे ही नहीं पता तो तुम्हें क्या बताऊँ? आरजू ने बड़ी गहराई तक उसकी आंखों में जाकर फिर बोली, सचमुच पता नहीं तुम्हें? नहीं पता। धाड़ धाड़ करते दिल के साथ विकास ने पूरी दृढ़ता से झूठ बोला। दूसरी कोई वजह है भी तो उन्होंने मुझे नहीं बताई, और जब बताई नहीं तो शायद मुझे बताना चाहते हैं वे। तुम्हें? वे मुझसे एकांत में बात करना चाहते थे, मैंने ही नहीं की। शायद यही बताना चाहते हो। यह सोचकर अंदर ही अंदर बुरी तरह कांप गया विकास कि अगर विजय गुरु को आरजू से एकांत में मिलने का मौका मिल गया तो वे यकीनन इसे शीशे में उतार लेंगे। अतः अपनी समस्त इंद्रियों को सतर्क करता बोला, क्या तुम्हें इस पर अफसोस है कि तुमने एकांत में उनसे बात नहीं की? हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जिद पर अड़ गई। मम्मी ने भी यही कहा कि इसमें बुराई क्या थी। अगर वह एकांत में बात करना चाहता था तो कर लेती। यानी आगे अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की तो तुम विरोध नहीं करोगी? क्यों करूँ? कम से कम पता तो लगे वो मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मुमकिन है अपने विरोध का असली कारण बता दें, वो जो तुम्हें नहीं बता रहे। क्या करोगे असली कारण जानकर? कुछ नहीं, केवल जिज्ञासा है। नहीं आरजू, तुम उनसे नहीं मिलोगी। खौफ खाए विकास ने पुरजोर विरोध किया। आरजू ने आश्चर्य से विकास की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों? सवालात छोड़ो, बस यूँ समझो कि ऐसा मैं चाहता हूँ, मेरा हुक्म है ये। आरजू विकास के तमतमाए चेहरे को देखती रह गई। आंखों में हैरत और उलझन के संयुक्त भाव लिए उसके नज़दीक आई। बेहद नज़दीक आकर अपना दायां हाथ उसके कपोल पर रखती बोली, विक्की, तुम्हारी आरजू के लिए तुम्हारी इच्छा काफ़ी है। हुक्म की तो ज़रूरत ही नहीं थी, परंतु अटक क्यों रही हो? यदि बता देते कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो तो जिज्ञासा शांत हो जाती। विकास को लगा अगर जिज्ञासा की आग पर ज़रा सा भी पानी नहीं डाला गया तो मुमकिन है ये आग आरजू को विजय से मिलने के लिए भड़का दे। अतः एक एक लफ्ज़ का इस्तेमाल सोच समझ कर करता बोला, मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि वे तुम्हें शीशे में उतारने की कोशिश करेंगे। कैसे? वे तुम पर साबित करने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा प्यार और ये शादी विकास को बर्बाद कर देगी। आरजू ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, और तुम समझते हो कि मैं उनके झांसे में आ जाऊंगी? पहले इसी झांसे में उन्होंने मुझे लेने की कोशिश की, मगर मैं नहीं फंसा। मुमकिन है अब उनकी निगाह तुम पर हो। नहीं विक्की, तुम्हारी आरजू जहनी तौर पर इतनी कमज़ोर नहीं है, वह किसी के झांसे में नहीं आएगी। वे किसी नहीं, मेरे गुरु हैं आरजू, मेरे गुरु। मैं जानता हूँ वे कितने फितरती हैं, और हकीकत तो यह है कि शायद मैं भी उनके बारे में 10% से ज़्यादा नहीं जानता। अगर उन्हें दुनिया का सबसे चालाक आदमी कहा जाए तो गलत ना होगा। बातों को तोड़ मरोड़ और घुमा फिरा कर वे सामने वाले के सामने इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला भरपूर कोशिश के बावजूद उससे सहमत होता ही होता है। कन्विंस करने के वे इतने तरीके जानते हैं कि मैं कल्पना तक नहीं कर सकता। समझ नहीं पा रही कि तुम उनकी बुराई कर रहे हो या तारीफ, मगर दुख इस बात का है कि तुमने आरजू के दिमाग को इतना कमज़ोर समझा। उफ, तुम समझ नहीं रही आरजू। विजय विजय गुरु, 100 बात की एक बात यह है कि जो लड़की तुम्हें अपना पति मान चुकी है कि तुम्हारे बगैर अगर एक भी सांस ली तो वो मेरे लिए हराम होगी, उस लड़की की समझ में किसी की वो बात किसी भी ढंग से आई कैसे सकती है जिसका निचोड़ हमारा बिछुड़ जाना हो? नहीं मानोगी तो वे दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। दूसरा रास्ता? यकीनन। दूसरा कौन सा? क्या करेंगे वे? और कह दिया विकास ने, वे तुम्हारी हत्या कर सकते हैं। हत्या? आरजू उछल पड़ी। वे मेरी हत्या तक कर सकते हैं? ये सोचकर कि जब आरजू ही नहीं रहेगी तो किससे शादी करेगा विकास? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, वे मुझे मार नहीं सकते। इसलिए तो कह रहा हूँ पगली, तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकती कि वो क्या कर सकते हैं। हकीकत में दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जिसे वे ना कर सकें। ज़रूरत पड़ने पर अपनी माँ तक को कत्ल कर सकते हैं वे।
कहीं पागल तो नहीं है विजय अंकल? वे ऐसे पागल है जिनमें पूरा दिमाग है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो इतनी तारीफ करते थे और अब अभी कौन सी बुराई कर रहा हूँ? गुणगान ही कर रहा हूँ उनके टैलेंट का। बुराई केवल इसलिए लग रही है क्योंकि इस वक्त वे अपने मुकम्मल टैलेंट्स के साथ हमारे दुश्मन के रूप में सामने खड़े हैं। तुमसे ये सब बात करने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि अब वे खुलकर सामने आ गए हैं। सीना ठोक कर कह रहे हैं कि चाहे जो करना पड़े ये शादी नहीं होने देंगे। तुम्हारी हत्या वाली बात मेरी कल्पना नहीं आरजू, उनके मुंह से निकली हकीकत है। उन्होंने साफ कहा है, चाहे आरजू को ख़त्म करना पड़े चाहे विकास को, ये शादी नहीं होने देंगे। उफ, जहन में सवाल फिर वही कौनता है। आरजू कह उठी, इस स्तर तक जाकर शादी का विरोध करने के पीछे आखिर कारण क्या है? वो छोटा मोटा कारण नहीं हो सकता विक्की। सनक है, केवल सनक। नहीं, मैं नहीं मान सकती आरजू, इस बहस में पड़ने का न टाइम है न हालात। विकास ने कहा, कारण कुछ होगा भी तो वे जाने। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर उन्होंने ये शादी ना होने देने का फैसला कर लिया है तो शादी होना उतना ही कठिन है जितना सूरज का पश्चिम से उदय होना। इसमें क्या कठिन है? आरजू ने कहा, अभी चलो रजिस्ट्रार के यहाँ, शादी हो जाएगी। नादान हो तो। ना चाहते हुए विकास के होठों पर यह सोचकर मुस्कान उभर आई कि ये बात आरजू ने कितने आराम से कह दी। जाहिर है कि विजय गुरु के बारे में तुम ABCD तक नहीं जानती कि, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें दिक्कत क्या है। पुरानी कहावत है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वो काजी नहीं आरजू, विजय गुरु हैं, विजय गुरु। उनका आतंक तुम्हारे दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही सवार है। और तुम्हें मालूम नहीं कि वे क्या चीज़ हैं। जिस काम को मैं पश्चिम से उदय होने वाले सूरज जितना कठिन बता रहा हूँ उसे तुम इतना आसान समझ रही हो कि चलो रजिस्ट्रार के यहाँ पास कर लो शादी। मगर बताओ तो सही, इसमें वे क्या कर लेंगे? ऐसा खेल खेलेंगे कि दुनिया का कोई रजिस्ट्रार, कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई फादर हमारी शादी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेगा। हो भी गया तो मरते मर जाएगा, शादी नहीं कराएगा हमारी। ज़्यादा उछल कूद की तो हम दोनों का ही काम तमाम कर देंगे, किस्सा खत्म। अगर यहाँ इनकी इतनी चलती है तो कहीं और चलो, श्रीसागर चलते हैं। मुझे पूरा यकीन है नहीं पहुँच पाएंगे, रास्ते में ही कोई खेल शुरू हो जाएगा उनका। तुम तो हार सी मान बैठे हो, इतने कमज़ोर पड़ोगे तो कैसे होगी शादी? कमज़ोर? फीकी मुस्कान उभर आई विकास के होठों पर। कमज़ोर नहीं पड़ा हूँ आरजू। जिस तरह उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा है कि ये शादी नहीं होने देंगे, उसी तरह मैं भी कहकर आया हूँ कि ये शादी होकर रहेगी। उन्होंने कहा आरजू ही नहीं होगी तो शादी किससे करेगा? मैंने कहा आरजू को आपने खरोच भी पहुंचाने की कोशिश की तो विकास भस्मासुर बन जाएगा, खत्म कर देगा अपने निर्माता को। विकास का रौद्र रूप देखकर कांप गई आरजू। मुंह से इतना ही निकल सका, विक्की। और इसमें कोई शक भी नहीं है, विकास के मुंह से लफ्ज़ नहीं शोले निकल रहे थे। अगर उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो माँ कसम, यह दुनिया विकास का वो रूप देखेगी जिसकी कल्पना तक किसी ने न की होगी। अपने निर्माता का खात्मा करने के बाद विकास खुद भी मौत की आगोश में सो जाएगा। विक्की, विक्की, आरजू ने उसे झंझोड़ा, पागल तो नहीं हो गए तुम? सबसे पहले मुझे विजय गुरु का इलाज करना पड़ेगा और उनकी टक्कर का इस दुनिया में केवल एक ही आदमी है। उसकी मदद मिल जाए तो गुरु चारों खाने चित्त पड़े नजर आ सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है मैं मदद मांगूंगा तो मिलेगी भी ज़रूर। मैं तो यही सोचकर हैरान हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसे तुम विजय अंकल की टक्कर का समझते हो। कौन है वो महान हस्ती, नाम तो बताओ। अल्फांसे गुरु, विकास ने कहा। पता नहीं इस वक्त दुनिया के कौन से कोने में होंगे। अल्फांसे बोल रहा हूँ। अल्फांसे? मंगोलियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ उछल पड़ा। दूसरी तरफ से कहा गया, नाम काफ़ी है या और कुछ बताऊं? आप वही अल्फांसे बोल रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी? वही। मंगोलिया में क्या कर रहे हैं आप? एक मिशन पर आया था। मिशन पूरा हो चुका है। मतलब कौन सा मिशन? आपने फ़ोन क्यों किया मुझे? मिशन पूरा करने के बाद उस शख्स को फ़ोन करना मेरी आदत है जिसके खिलाफ मिशन रहा हो। ये यानी आपने अपने दुश्मन मुल्क के खिलाफ एक मास्टर प्लान बनाया था। दूसरी तरफ से ठंडे स्वर में कहा गया, ऐसा मास्टर प्लान जिसके परिणाम स्वरूप अगले हफ्ते से आपके दुश्मन मुल्क में जातीय दंगे शुरू होने वाले थे। इतने भयंकर दंगे कि वह मुल्क तबाह नहीं होता तो कम से कम 4 टुकड़ों में बट ज़रूर जाता। दंगे को हवा देने के लिए आप अपने एजेंट दुश्मन मुल्क में स्थापित कर चुके हैं और जहाँ ये एजेंट्स स्थापित किए गए हैं उनका आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। वो ब्लूप्रिंट मैं उड़ा चुका हूँ। उड़ा चुके हो? मंगोलियन इंटेलिजेंस के चीफ के मानो प्राण निकल गए। इस काम के लिए आपके दुश्मन मुल्क ने मुझे $1 करोड़ दिए। उस मुल्क में होने वाले दंगे की तो बात ही भूल जाओ। अपने उन एजेंट्स की खैर मनाओ जिनका पूरा ब्यौरा मेरे हाथ में दबे ब्लूप्रिंट में। मास्टर अल्फांसे, हम आपको $2 करोड़ देंगे, ब्लूप्रिंट हमें भेज दो। अल्फांसे हंसा, बोला, इसका मतलब तुम अल्फांसे के बारे में कुछ नहीं जानते। अल्फांसे पैसे के लिए काम ज़रूर करता है मगर लालची नहीं है। कहने के साथ दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। चीफ यूं खड़ा रह गया जैसे भरी सभा में नंगा कर दिया गया हो। कान में डायल टोन की किर्र गूंज रही थी। फिर दिमाग को जैसे झटका लगा। अल्ताफ़, अल्ताफ़ चिल्लाता ऑफिस से बाहर निकला वह। बाहर मौजूद अपनी अपनी सीटों पर काम कर रहे लोग उसे इस तरह चीखता देखकर न केवल चौंक पड़े बल्कि सोचने लगे कि चीफ कहीं पागल तो नहीं हो गया।
चीफ ने एक कर्मचारी से पूछा। अल्ताफ़ कहाँ है? अपने ऑफिस में होंगे सर। होंगे नहीं, पक्का बताओ कहाँ है अल्ताफ़? लपक कर दूसरे कर्मचारी ने कहा। ऑफिस में है सर। अपनी सारी गरिमा भूलकर चीफ अल्ताफ़ के कमरे की तरफ दौड़ा। भड़ाक से दरवाज़ा खोला। अल्ताफ़ जो उसका असिस्टेंट था, पहले तो दरवाज़ा खोलने के तरीके पर ही कुर्सी से उछल पड़ा, और जब खुद चीफ को ऑफिस में दाखिल होते देखा तो बौखला उठा। क्या हुआ? अल्ताफ़ के मुंह से शब्द फूटे। क्या हुआ सर, आप यहाँ? मुझे बुला लिया? चलो मेरे साथ चलो। चीफ ने उसकी हालत पर ध्यान दिए बगैर चीख कर कहा। इसी वक्त। कहाँ? अल्ताफ़ ने पूछा। बको मत, आओ। कहने के साथ वह जिस तरह चीखता चिल्लाता ऑफिस में दाखिल हुआ था, वैसे ही भड़ाक से दरवाज़ा खोलकर बाहर भी निकल गया। अल्ताफ़ गोरिल्ले की तरह उसके पीछे लपका। ऑफिस के कर्मचारी ज्यों के त्यों ठगे से खड़े थे। खड़े क्या थे, चेहरों पर आश्चर्य लिए उस तमाशे को देख रहे थे जो इस वक्त इंटेलिजेंस के मुख्यालय में चल रहा था, जिसकी कल्पना तक उन्होंने कभी नहीं की थी। करते भी कैसे? मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ इतनी गरिमा में रहता था कि आवश्यकता से ज़्यादा उसके सामने कोई बोल लग नहीं सकता था। स्वयं भी वह कम बोलता, केवल उतना जितनी ज़रूरत होती, और वह भी धीरे धीरे। इतनी धीरे कि कभी कभी तो आवाज़ सामने वाले के कानों तक भी नहीं पहुंचती। पूरी शालीनतापूर्वक। किसी का जोर से बोलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी किसी कर्मचारी से बात करने अपने चैम्बर से बाहर नहीं आता था। जिससे बात करनी होती उसे अंदर बुलाता था। मगर आज वह न केवल अपने असिस्टेंट के कमरे में गया था, बल्कि इस तरह चीख चिल्ला भी रहा था जैसे ऑफिस में आग लग गई हो। कर्मचारी उसे लपक झपक करते पुनः अपने ऑफिस की तरफ दौड़ता देख रहे थे। साथ ही देख रहे थे उसके पीछे बगलोल की तरह लपकते अल्ताफ़ को। दोनों ऑफिस में पहुंचे। अल्ताफ़ के अंदर आती चीफ ने खुद दरवाज़ा अंदर से ब्लॉक किया। चीफ की यह हरकत भी असामान्य थी। आवश्यकता पर उसे अपने चैम्बर का दरवाज़ा लॉक करना भी होता था तो असिस्टेंट को ऑर्डर देता था, मगर आज तो मानो उसे ये सोचने का होश ही नहीं था कि उसका ऑर्डर ही काफ़ी होता है। मौका निकाल कर अल्ताफ़ ने पूछा। बात क्या है सर? आप चुप रहो। कहने के साथ वह चैम्बर के साथ अटैच्ड एक लोहे की अलमारी की तरफ बढ़ा। मेज़ से चाबियों का गुच्छा उठाया, एक चाबी लगाकर अलमारी खोली, हाथ अंदर डालकर अलमारी के फर्श पर कुछ टटोलता रहा, फिर एक बटन ऑन किया। बगैर कोई आवाज़ पैदा किए कुर्सी के ठीक पीछे वाली दीवार में एक दरवाज़ा नजर आने लगा। दरवाजे की तरफ लपकते चीफ ने कहा, आओ। अल्ताफ़ बगैर कोई सवाल किए लपका। दरवाजे के पार एक इतनी बड़ी आदमकद अलमारी थी जिसमें एक बार में 4 आदमियों से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते थे। अल्ताफ़ के अंदर आते ही चीफ ने अलमारी में लगा एक स्विच ऑन किया। 3 काम एक साथ हुए। पंखा चला, लाइट ऑन हुई और अलमारी लिफ्ट की तरह नीचे सरकने लगी। कैसे हो सकता है? चीफ बड़बड़ाया। कैसे हो सकता है ये? मौका ठीक देखकर अल्ताफ़ ने फिर पूछा, मगर सर हुआ क्या है? अरे, जैसे अचानक चीफ को कुछ याद आया। तुम्हारे पास लॉकर की चाबी है ना? यस सर। उसने हाथ से अपने कोट की भीतरी जेब थपथपाई। हमेशा साथ रखता हूँ। अल्ताफ़, क्या पुलिस मुख्यालय के अंदर, वो भी हमारे ऑफिस के अंदर, कोई चोर घुस सकता है? हरगिज़ नहीं सर। मुख्यालय के चारों तरफ टिड्डी दल की तरह मिलिट्री के जवान रहते। रात में? तब जब हम नहीं होते। पहरा तो 24 घंटे रहता है ना सर। फिर भी मान लेते हैं कि कोई हमारे ऑफिस में घुस सकता है, मगर क्या वो इस लिफ्ट में भी पहुंच सकता है? सवाल ही नहीं उठता सर। और फिर किसी के पहुंचने ना पहुंचने का सवाल तो तभी उठेगा जब किसी को पता हो कि यहाँ लिफ्ट है। ये राज हम दोनों के अलावा तीसरा कोई जानता ही नहीं। तो फिर लिफ्ट रुक गई। चीफ ने बटन दबाया, दरवाज़ा खुला। पहले चीफ, फिर अल्ताफ़ बाहर निकला। अब वे एक लंबी गैलरी में थे। अपने जूतों से खट खट की आवाज़ करता चीफ गैलरी पार करने लगा। उसके कदम से कदम मिलाए चलते अल्ताफ़ ने पूछा, लेकिन सर, आपको ये वहम कैसे हुआ कि कोई यहाँ पहुँचा है? वहम? इस शब्द के साथ चीफ ठिठका। घूर कर देखा अल्ताफ़ को। अल्ताफ़ ने थूक सटका, कहा, सॉरी सर। चीफ इस तरह संतुष्ट हुआ जैसे फिलहाल वह अल्ताफ़ से इतना ही चाहता था। पुनः तेज़ कदमों के साथ सामने वाली दीवार की तरफ बढ़ता बोला, अल्फांसे का नाम सुना तुमने? कौन अल्फांसे? गधे, अल्फांसे का नाम नहीं सुना? अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, दुनिया के हर देश को जिसकी तलाश है। ओह वो, मगर उसका जिक्र कहाँ से आ गया सर? एक चाबी दीवार में मौजूद की होल में डालते चीफ ने कहा, उसका फ़ोन आया था। फ़ोन? क्यों? दीवार अपने स्थान से हटी। अब वे लोहे की दीवारों वाले एक छोटे से केबिन में थे। केबिन का फर्श भी लोहे का था। चीफ ने बताया, अल्फांसे यहाँ से ब्लूप्रिंट चुरा चुका है। क्या? अल्ताफ़ के मानो होश उड़ गए। इम्पॉसिबल सर। भला ब्लूप्रिंट यहाँ से? नामुमकिन। यही सोच कर तो हमारा दिमाग खराब हुआ जा रहा है कि ये कैसे हो सकता है। मगर उसका नाम अल्फांसे है। हाँ सर, सुना तो है कि वो दुनिया का सबसे शातिर चोर है, सबसे चालाक ठग है। दुनिया के हर मुल्क में जुर्म कर चुका है। हर देश को उसकी तलाश है। इनाम घोषित कर रखे हैं। सब साला दिखावा है। चीफ ने अपनी जेब से एक लंबी चाबी निकालकर फर्श के बीचों बीच मौजूद 2 की होल में से एक में डालते हुए कहा, सबको उसकी तलाश भी है और सब उससे अपने काम भी कराते हैं। ब्लूप्रिंट उड़ाने के दुश्मन देश ने उसे $1 करोड़ दिए हैं। 1 करोड़? अपनी चाबी लगाओ। अल्ताफ़ ने तुरंत जेब से लंबी चाबी निकालकर दूसरे की होल में डाली। दोनों ने चाबियां साथ साथ घुमाई। खट्ट की आवाज़ के साथ लॉक खुला। चाबियों को ही हैंडल की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने छोटे से हिस्से को ढक्कन की तरह उठा दिया। एक फाइल पड़ी नजर आई वहाँ।
चीफ ने उसे इस तरह झपट कर उठाया जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो। कवर खोला और ब्लूप्रिंट पर नज़र पड़ते ही उछल पड़ा खुशी से। मुंह से किलकारी निकली, ब्लूप्रिंट तो ये रहा। कमाल कर दिया चीफ। और ये जाना कहाँ था? मैं भी तो कहूँ, इतने पहरे के बावजूद इतने गुप्त स्थान से वह ब्लूप्रिंट उड़ा सकता है तो कैसे उड़ा सकता है? वैसे जैसे उड़ाया है। बकवास की थी साले ने। कहने के साथ जो चीफ ने अल्ताफ की तरफ देखा तो इस तरह उछल पड़ा जैसे एक साथ सैकड़ों बिच्छुओं ने डंक मारा हो। अल्ताफ उसकी तरफ रिवॉल्वर ताने मुस्कुरा रहा था। अल्ताफ तुम? चीफ की आवाज़ मानो मुंह से नहीं अंधकूप से निकली थी। अल्ताफ नहीं, अल्फान से। कहने के साथ उसने अपने चेहरे से एक फेस मास्क नोचा। हैरत के इतने सारे भाव आंखों में लिए चीफ उसे देख रहा था जैसे दुनिया के सबसे महान आश्चर्य को देख रहा हो। नाम भले ही उसने अल्फांसे का सुना था, लेकिन साक्षात्कार पहली बार हो रहा था। उसने कल्पना भी न की थी कि अल्फांसे इतना खूबसूरत होगा। लाओ, अल्फांसे ने कहा, ब्लूप्रिंट मुझे दे दो। नहीं। चीफ फाइल को अपने कलेजे से लगाकर 2 कदम पीछे हटा। यानी गोली चला दूं? गोली चलाने के बाद तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगे। तो लो। कहने के साथ अल्फांसे से बेहिचक टगर दबा दिया। थाय! गोली चली। चीफ के हलक से चीख निकली। एक पल के लिए उसे लगा कि वह गया, मगर गोली उसे नहीं, पीछे वाली दीवार में लगी थी। दीवार में लगकर छिटकी और फर्श पर जा गिरी। पसीने पसीने हो चुका था चीफ। चेहरा ऐसा जैसे किसी ने ढेर सारी हल्दी पोत दी हो। इतनी तेज तेज सांसें लेता अल्फांसे की तरफ देख रहा था वह, जैसे मीलों लंबी रेस लगाकर अभी अभी यहाँ पहुँचा हो। यह मानने में भी उसे दिक्कत हो रही थी कि वह अभी तक जिंदा है। यह गोली तुम्हारी खोपड़ी में रोशनदान बनाती हुई भी निकल सकती थी। अल्फांसे ने अपनी आवाज़ में कोई भयंकरता मिक्स किए बगैर कहा। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं कम से कम खून बहाकर ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालने में विश्वास रखता हूँ। और गोली चलानी इसलिए पड़ी क्योंकि तुमने कहा था कि गोली चलाने के बाद मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। देख लो, मैंने गोली चला दी। दूर दूर तक कोई हलचल नहीं है। होगी भी कैसे? समझ सकता हूँ कि यह पूरा तहखाना साउंड प्रूफ है। ये तो रिवॉल्वर है। AK-47 से भी गोलियाँ चलाई जाएँ तो आवाज़ कोई नहीं सुन सकेगा। अल्ताफ़ कहाँ है? पहले फाइल इधर दो, उसके बाद सवाल करना। मैंने फ़ोन पर तुमसे। मिस्टर चीफ। पहली बार अल्फांसे के मुंह से गुर्राहट निकली। गोली अपनी खोपड़ी में न लगने से ये मत समझो कि मैं किसी की हत्या करने में हिचकता हूँ। ये सही है कि मुझे कम से कम खून बहाने की आदत है, मगर अपनी ज़िंदगी में इतने आदमी मारे हैं कि संख्या खुद मुझे मालूम नहीं। वैसे भी केवल एक आदमी का खून बहाकर अगर मैं ये फ़ाइल हासिल कर लूँ तो मेरे सिद्धांत के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। जान चाहते हो तो फाइल मुझे दे दो। चीफ समझ चुका था कि अड़े रहकर भी कुछ नहीं कर सकता, सो आगे बढ़ा। फाइल अल्फांसे को दी। अल्फांसे ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा, आप पूछो क्या जानना चाहते थे? अल्ताफ़ कहाँ है? अपने फ्लैट में, बेहोश। बड़ी मुश्किल से कह सका चीफ। मैंने फ़ोन पर आपके सामने एक प्रस्ताव रखा था। वो 2 करोड़ वाला? हाँ, जवाब मैंने दे दिया था। हम रकम बढ़ा सकते हैं। कोई फ़ायदा नहीं। कोई काम का सवाल पूछना है या मैं चलूँ? बात को समझने की कोशिश करो मिस्टर अल्फांसे। चीफ पूरी तरह रोने को तैयार था। अगर यह ब्लूप्रिंट दुश्मन के हाथ लग गया तो बहुत खून बहेगा। वहाँ तैनात हमारे लगभग सभी जासूस मारे जाएंगे। उससे ज़्यादा खून खराबा तब होगा जब यह प्रिंट उन तक ना पहुँचे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मास्टर प्लान पर अमल नहीं होगा। अपनी योजना वापस ले लूँगा मैं। कोई जातीय दंगा, कोई खून खराबा नहीं होगा। खून खराबा हो या ना हो, अल्फांसे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। धर्मात्मा नहीं हूँ जो दुनिया भर में हो रहे खून खराबे को रोकता फिरूँ। यह दुनिया जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। हर मुल्क दूसरे मुल्क में खून खराबा करने की योजना बना रहा है, और ऐसा ना हो तो अल्फांसे की दुकान भी कहाँ से चलेगी? मुझे $1 करोड़ की ज़रूरत थी, सो कमा लिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चीफ का वाक्य पूरा नहीं हो सका। अल्फांसे ने बिजली किसी गति से उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर के दस्ते का वार किया। चीफ के हलक से चीख निकली। लहराया। चाहता तो अल्फांसे उसे अपनी बाहों में संभाल सकता था, मगर ऐसा कोई प्रयास नहीं किया उसने, बल्कि रिवॉल्वर को जेब के हवाले किया। अल्ताफ़ का फेस मास्क उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कमाल कर दिया आपने मिस्टर अल्फांसे, एक शानदार ऑफिस में बैठे लंबे तगड़े और गोरे चिट्टे आदमी ने कहा। हमने कल काम सौंपा और आज आप कर भी लाए, जबकि हमारे जासूस महीनों की मेहनत के बाद केवल ये पता लगा पाए थे कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ की देखरेख में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। वे इतना तक पता नहीं लगा सके कि ब्लूप्रिंट कहाँ है। और आप? अल्फांसे में ये क्वालिटी ना हो तो वे सरकारें जो मेरी गिरफ्तारी पर इनाम रखे हुए हैं उसी अल्फांसे से अपने ऐसे काम क्यों निकलवाएं? अल्फांसे ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, आपने भी तो मेरी गिरफ्तारी पर इनाम रखा हुआ है। वो सब दुनिया को दिखाने के लिए करना पड़ता है। प्रभावशाली व्यक्ति ने झेपी झेपी मुस्कान के साथ कहा, कितना इनाम रखा है आपने? छोड़िए भी, बताइए, मुझे याद नहीं। हिचकते हुए बताया उसने। $50 लाख, यानी उस रकम का आधा जो आप मुझे देने वाले हैं। कहा ना मिस्टर अल्फांसे, वो सब दुनियादारी है। विश्व के साथ चलना पड़ता है। जबकि मैं तो आपके सामने एक अनोखा ही प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। कैसा प्रस्ताव? हम आपको अपने मुल्क की सर्वोच्च जासूसी संस्था का चीफ बनाना चाहते हैं। ओह! अल्फांसे की आंखें फैल गई। कीमत मुंह मांगी मिलेगी, आप बस स्वीकार कर लें।
आप एक विदेशी को अपनी जासूसी संस्था का चीफ बना देंगे मिस्टर गोम्स? क्या होता है देशी विदेशी? गोम्स ने मूंछ पिचकाकर कहा। जासूसी के मैदान में इन चीज़ों का महत्व ही क्या है? पैसा मिले तो देशी विदेशियों के लिए काम करने लगते हैं, जबकि आपके बारे में तो हम ज़्यादा भी नहीं तो इतना ज़रूर जानते हैं कि आप बेईमान नहीं हैं, लालची नहीं हैं, एक बार सौदा करके मुकर नहीं सकते। यदि आपने कोई ऑफ़र कबूल कर ली तो भले ही प्रलय हो जाए, आप उस पर अटल रहेंगे। हालांकि ये तारीफ झूठी है मिस्टर गोम्स, लेकिन शुक्रिया। झूठी? झूठी क्यों? हकीकत यह है कि अल्फांसे को खुद नहीं मालूम कि वह किन सिद्धांतों के तहत जी रहा है, और अल्फांसे को ही नहीं, दुनिया के किसी आदमी को नहीं मालूम कि उसके सिद्धांत क्या हैं। सारे ज़माने में केवल एक ही सिद्धांत रह गया है, ये कि मौके के मुताबिक पलटा खाओ, वो करो जिसमें लाभ हो। दुनिया भाड़ में जाती है, जाए। बात तो आपकी 100% दुरुस्त है, लेकिन लेकिन कम से कम आपको मैं ऐसा नहीं समझता। मोहक अंदाज में मुस्कुराया अल्फांसे, बोला, भूल करते हो। अपनी ऐसी धारणाओं के बारे में आदमी अंततः पछताता है और सामने वाले को दोष देता है कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। आपकी दूसरी क्वालिटी ये है, गोम्स ने कहा, आप सामने वाले के मुंह पर उससे संबंधित कड़वी से कड़वी बात बगैर किसी लाग लपेट के कह देते हैं। ऐसा इस ज़माने में कोई नहीं करता। छोड़िए ज़माने को, मेरा मेहनताना दीजिए। गोम्स ने अपनी कुर्सी के नज़दीक रखा सूटकेस उठाकर मेज़ पर रखते हुए कहा, क्या आप मुझे बताएंगे कि यह चमत्कार आपने किया कैसे? चमत्कार? 24 घंटे में ब्लूप्रिंट यहाँ ले आने का? मुमकिन है आपको ये चमत्कार लगाओ, मेरे लिए रोज़मर्रा की घटना थी। हाँ, इस बात की खुशी ज़रूर है कि ये काम मैं एक बूंद भी खून बहाए बगैर कर सका। रिवॉल्वर की एक गोली ज़रूर खर्च करनी पड़ी। जब खून नहीं बहाया तो गोली नहीं मिस्टर गोम्स, अल्फांसे का निशाना कभी नहीं चूकता। गोली वहीं लगी जहाँ चलाई गई थी। मकसद मंगोलियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ को मारना नहीं, केवल डराना था, और वो डर गया। मैं पूरा वृत्तांत सुनना चाहता हूँ, आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो। इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। कहने के साथ उसने सूटकेस उठाकर उठने का उपक्रम किया ही था कि गोम्स ने कहा, गिन तो लीजिए मिस्टर गोम्स। अल्फांसे ने उसकी आंखों में झांका, फिर कहा। अल्फांसे ने कभी रकम नहीं गिनी और कभी नहीं पाया कि देने वाले ने $1 भी कम दिया हो। गोम्स के मुंह से बोल ना फूटा। अल्फांसे सूटकेस उठाकर खड़ा ही हुआ था कि गोम्स ने जल्दी से पूछा, मेरे ऑफ़र का क्या हुआ? ऑफ़र? मुल्क की सबसे बड़ी संस्था का चीफ? अल्फांसे को ऐसे जाने कितने ऑफ़र मिल चुके हैं मिस्टर गोम्स। कहने के साथ अल्फांसे ने दोनों हथेलियां उसकी मेज पर टिकाईं और आंखों में आंखें डालकर बोला, माफिया का चीफ मेरे लिए अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया था, मगर मैंने कभी ऐसे वाहियात ऑफ़र कबूल नहीं किए। वाहियात ऑफ़र? शेर पिंजरे में रहना नहीं, जंगल में कुलाचे मारना पसंद करता है। यानी? और अल्फांसे आदमियों के इस जंगल का शेर है जिसे तुम जैसे लोग दुनिया कहते हैं। क्या बात कही मिस्टर अल्फांसे, आदमियों के जंगल का शेर? वाह, कुछ ऐसी ही बात आज के अखबार में भी छपी है। मैंने पढ़ी तो विज्ञापन देने वाले के दिमाग की दाद थी। अखबार में विज्ञापन? क्या छपा है? देखिए। कहने के साथ गोम्स ने ताज़ा अखबार मेज पर डाल दिया। पुनः पढ़ा, कई बार पढ़ा। गोम्स ने कहा, इंडिया को छोड़कर आज पूरी दुनिया में इस विज्ञापन की चर्चा है। क्यों? उत्सुक अल्फांसे ने पूछा। इंडिया के अलावा सभी देशों के सभी प्रमुख अखबारों में वहाँ की स्थानीय लैंग्वेज में छपा है ये, और इसके अनोखेपन को तो आप भी नोट कर रहे होंगे। अजीब पहेली भरी कोटेशन सी है, ना देने वाले का नाम है ना उसका जिसके लिए दिया गया है। मिस्टर गोम्स, उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर अल्फांसे ने उसकी मेज पर रखे 4 फ़ोनों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं इनमें से किसी पर इंडिया बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, चाहे जिस पर। गोम्स ने देखा अल्फांसे उद्विग्न नजर आने लगा था। वापस कुर्सी पर बैठने के साथ उसने इंडिया का कोड मिलाने के बाद विकास का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ रिंग गई। कुछ देर बाद रिसीवर उठाया गया। नारी स्वर उभरा, हेलो। आवाज़ रहना की नहीं थी, इसलिए अल्फांसे को पूछना पड़ा, कौन? आप कौन? अल्फांसे। अल्फांसे? दूसरी तरफ से बोलने वाली चौंकी, मैं आरजू। आरजू? कौन आरजू? हेलो हेलो, क्राइमर अंकल, मैं बोल रहा हूँ। हाँ विकास, बोलो। यह विज्ञापन क्यों दिया? क्राइमर अंकल। अल्फांसे ने विकास की आवाज़ में भर्राट महसूस की। क्राइमर अंकल, मुझे मालूम था कि आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी विश्वास के साथ वह ऐड दिया कि आप जहाँ भी होंगे उसे पढ़ते ही मुझे फ़ोन करेंगे, और मेरा विश्वास खरा उतरा। मगर बात क्या है? यह पहेली नुमा ऐड देने की क्या ज़रूरत पड़ी? मैं चाहता था ऐड का मतलब आप और केवल आप समझें। वजह? इंडिया के पेपर्स में इसलिए नहीं दिया क्योंकि विजय गुरु इसे पढ़ते ही समझ जाते। वैसे भी मैं समझ सकता था कि आप इंडिया में नहीं हैं, होते तो मुझसे ज़रूर मिलते। अबे गधे, ऐड का कारण बता। आस आप फ़ौरन यहाँ आ जाओ क्राइमर अंकल, मैं मुसीबत में हूँ। मुसीबत? तू मुसीबत में? बात क्या है? पूरी बात फ़ोन पर नहीं बताई जा सकती, विकास ने कहा। बस यूँ समझ लिए कि जिस मुसीबत में मैं हूँ उसमें आप और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अबे अगर यूँ सस्पेंस बनाएगा तो इंडिया पहुँचता पहुँचता ही पागल हो जाऊँगा मैं। कुछ तो बता प्रॉब्लम के बारे में, अता पता, नामो निशान। मैंने शादी करने का फ़ैसला किया है क्राइमर अंकल।
क्या? अल्फान से उछल पड़ा। फिर से क्या कहा तूने? मैंने शादी करने का फैसला किया है। किससे? जिसने फ़ोन उठाया था। अबे क्या कहा? दुल्हन पहले से घर में? चक्कर क्या है ये? क्या नाम बताया था उसने अभी? आरजू। हाँ यही नाम था। और सुन, तू अपनी बकबक बंद कर। जरा उनसे बात करा। अंकल वो प्रॉब्लम। अबे मैं उससे पूछ लूँगा, फ़ोन दे उसे। जरा आवाज़ तो सुनूँ ध्यान से। दूसरी तरफ से आरजू की आवाज़ उभरी। हेलो अंकल, चरण स्पर्श। अरे अरे इतनी प्यारी आवाज़। अरे कौन है तू जिसने मेरे बेटे का दिल लूट लिया? ओह साला, ऐसा कोई तरीका नहीं कि आदमी 1 सेकंड के अंदर उड़कर वहाँ पहुँच जाए जहाँ चाहे। मगर आरजू, वाह, नाम भी कितना सुंदर है। मगर तू शादी से पहले वहाँ क्या कर रही है? आरजू को जवाब न सूझा। बौखला गई वे। मुंह से निकला, अंकल वो। अच्छा छोड़ ये बता कहाँ की रहने वाली है? खानदान का नाम पता, माँ बाप कौन है, यह सब कुछ छोड़। ये सब वहीं आकर पूछूंगा। इस वक्त सिर्फ ये बता प्रॉब्लम क्या है? विजय अंकल हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। क्यों? दूसरी बार उलझा अल्फान से। पागल हो गया वो? सींग निकल आए साले के सिर में। वो बात यह है अंकल की आरजू ठीक से कुछ बता नहीं पा रही थी, शायद इसलिए विकास ने रिसीवर ले लिया और कहा, क्राइमर अंकल, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि विजय गुरु हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वे इस शादी को किसी भी कीमत पर ना होने देने पर आमादा हैं। वजह तो होगी कोई। आप आ जाओ, मैं सब कुछ बता दूंगा। बस यूँ समझो अंकल कि आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है। विजय गुरु इस हद तक विरोध पर उतर आए कि कुछ भी करने को तैयार है। आपके अलावा उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ऐसी की तैसी जासूस प्यारे की फिक्र मत कर, मैं आता हूँ। कहने के साथ उसने रिसीवर क्रेडल पर पटका और गोम्स से कहा, समझ में आया विज्ञापन का मतलब? गोम्स ने पूछा, आप उसी विकास से बात कर रहे थे ना? हाँ प्यारे। अल्फांसे ने पुनः सूटकेस उठा लिया। वही था। अब देखूंगा विजय गुरु को। कहने के साथ विकास ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और इस वक्त उसके चेहरे पर जो चमक थी उसे आरजू अपना किडनैप होने के बाद पहली बार देख रही थी। बोली, तुम्हारे चेहरे का कॉन्फिडेंस बता रहा है विक्की कि तुम्हें अपने अल्फांसे गुरु पर बहुत विश्वास है। अब तुम देखना आरजू, क्राइमर अंकल के यहाँ आते ही पासे किस तरह पलटते। तो हिमायती बुलाए जा रहे हैं। विकास की बात पूरी होने के पहले ही वहाँ विजय की आवाज़ गूंजी। दोनों बुरी तरह चौंके। पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बीचों बीच विजय अपने दोनों कूलों पर हाथ रखे खड़ा था। विकास को झटका सा लगा। आरजू बेचारी तो घबराई गई। फौरन ही एंगल चेंज करके विकास के पीछे आ गई और कुछ ऐसी निगाहों से विजय की तरफ देखने लगी जैसे मुगले आजम के अनारकली सलीम के पीछे छुपकर अकबर को देख रही हो। देखो किस तरह सहम गई बेचारी। विजय आगे बढ़ा। तुमने तो हमें विलेन ही बना दिया प्यारे। मैंने कुछ नहीं बनाया गुरु, विकास ने गंभीर स्वर में कहा। आप जो बने हैं वो खुद बने हैं। हिमायती बुलाने का क्या मतलब है? विकास ने उसके सवाल का जवाब देने की जगह आरजू से कहा, तुम अंदर जाओ आरजू। आरजू मानो चाहती ही थी। खौफ खाई आंखों से विजय की तरफ देखती वह अंदर वाले कमरे की तरफ बढ़ी। हालांकि विजय के चेहरे पर कठोरता के कोई भाव नहीं थे, हौले हौले मुस्कुरा रहा था वह। अंदर वाले कमरे में पहुंचते ही आरजू ने भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। विजय के होठों पर नृत्य करती मुस्कान गहरी हो गई। बोला, कभी सोचा भी नहीं था दिलजले कि हम और तुम इतनी ज़्यादा दूरियों पर खड़े होंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है गुरु आपके कारण हो रहा है। इस मुद्दे पर काफ़ी बहस हो चुकी है कि किसके कारण क्या हो रहा है। नतीजा नील बटा नील है और 4-5 साल बहस होती रहे तो नतीजा चेंज नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी बातें हमारे कंठ के नीचे नहीं उतरेंगी और हमारी बातें तुम्हारे भेजे में फिट नहीं होंगी। जिन पैतरों पर तुम उतर आए हो उन पैतरों का जवाब अब पैतरों से ही दिया जाएगा। हालांकि अपनी तरफ से तुमने इंडियन पेपर्स में ऐड न देकर काफ़ी समझदारी का इंट्रोडक्शन दिया, मगर भूल गए कि विजय दी ग्रेट ने दुनिया में होने वाली किसी भी घटना से, पता नहीं क्या लिखा है, रहना नहीं सीखा। आने दो लूमड़ को, इस बार तुम्हारे वहम दूर करना है कि। अरे विजय भैया, रैना की आवाज़। तुम यहाँ? रैना की तरफ पलटते हुए विजय ने कहा, अब तो लोग हमें इस घर में देखकर चौंकने लगे हैं। कैसी बात कर रहे हो भैया? मेरे चौंकने के पीछे कोई ऐसी वजह नहीं थी। और क्या वजह थी? मैं तुमसे मिलने तुम्हारी कोठी के लिए निकलने वाली थी कि तुम यहीं नजर आ गए। क्यों मिलना चाहती थी हमसे? विकास कह रहा था कि। कहते कहते रैना को विकास की मौजूदगी का ध्यान आया तो सीधा विकास से बोली, विकास तुम अंदर जाओ, मुझे विजय से एकांत में बात करनी है। विकास ने विजय को दुश्मनी वाली नज़रों से घूरा और उसी दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसके पीछे आरजू थी। और विजय ने तुरंत तंज कसा, वहीं क्यों घुसा जा रहा है दिल जले, कमरे और भी हैं। विकास तिलमिला कर रह गया, जबकि रैना मुस्कुरा उठी। बोली, विजय भैया तुम भी बस रहोगे अनाड़ी की अनाड़ी। इस उम्र में यह आकर्षण होता ही है, आओ हॉल में बैठेंगे। विजय को वह हॉल में ले आई। बोली, ये क्या बचकानी बात सुन रही हूँ मैं? क्या सुना? कि तुम विकास और आरजू की शादी नहीं चाहते? किस नामाकूल ने कहा ऐसा? विकास ने। ओ बच्चा है ना, इसलिए बचकानी बात कही। यानी? क्या यानी? तुम्हें शादी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है?
बिल्कुल नहीं जी, हमें भला क्यों ऑब्जेक्शन होने लगा? और फिर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? लेकिन रैना उलझ गई। तो फिर विकास ऐसा क्यों कह रहा था? क्या कह रहा था? कि तुम उसकी शादी नहीं चाहते क्योंकि तुमने खुद भी शादी नहीं की? ये भी कोई बात हुई? यही तो मैंने कहा, ये तो कोई बात नहीं हुई। वाह भाभी, तुम भी रहोगी अनाड़ी की अनाड़ी। जानती नहीं अपने दिल जले की तो आदत है मजाक करने की। रैना उसकी पलट पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। विजय ने कहा, उस पट्टे ने तो अपने गेस्ट भी बुलाने शुरू कर दिए हैं। सोच रहे हैं सिंघई चाचा को हम न्योता दें। प्रयोगशाला में मौजूद जेम्स एलिन तन्मयता के साथ अपने बाएं हाथ में दबे उस बीकर को देख रहा था जिसमें एक मरा हुआ चूहा पड़ा था और चूहे के ऊपर एलिन ने अभी अभी एक दवा डाली थी। एलिन वह अकेला शख्स नहीं था जिसकी निगाह इस बीकर पर जमी थी, बल्कि दो शख्स और थे, एक नई उम्र का लड़का और एक लड़की। तीनों के जिस्म डॉक्टरों वाला सफ़ेद लवादा था। लड़का और लड़की जेम्स एलिन के असिस्टेंट थे। बीकर में कुछ उबल सा रहा था। लड़की ने कहा, सर दवा तैयार? अभी नहीं। लगातार बीकर को घूर रहे जेम्स ने दाएं हाथ से उस डेस्क पर रखी एक बोतल उठाते हुए कहा जिस पर कई चूहे मरे पड़े थे। बोतल में से थोड़ा सा द्रव्य बीकर में डालता एलन बोला, इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। 0.5 mg की जगह 0.10 mg। अगर 0.15 कर दी जाए सर? लड़के ने पूछा। तो ये जहर बन जाएगी, लोग इसी को खाकर मरने लगेंगे। अब बीकर में उबाल कुछ ज़्यादा ही आने लगा था। मरा हुआ चूहा द्रव्य के साथ सारे बीकर में तेज़ी से घूम रहा था। एक बार फिर तीनों के बीच सन्नाटा छा गया और वे पूरी तन्मयता के साथ बीकर को घूरने लगे। अचानक लड़की ने 2-3 सांसें तेज़ी से लेते हुए कहा, कुछ बदबू सी आ रही है सर। बीकर से आ रही होगी, लड़का बोला। बीकर से बदबू का मतलब ही नहीं। कहने के साथ जेम्स एलिन ने भी जल्दी जल्दी 2-3 सांसें ली और बोला, बदबू आ तो रही है, वह भी ऐसी जैसे सड़ी हुई लाश से आती है। लड़का तेजी से नाक बीकर के पास ले गया, सूंघा, बोला, नहीं, यह बदबू बीकर से नहीं आ रही। फिर कहाँ से? उफ, लड़की ने कहा, अब तो सहन नहीं हो रही सर, उबकाई आ रही है। लड़के को तो उबकाई आने ही लगी थी। उसने जल्दी से रुमाल निकालकर नाक पर रखा। जेम्स एलन ने चारों तरफ देखा। लेबोरेटरी का एकमात्र दरवाज़ा अंदर से बंद था। देखते देखते हालात ये हो गए कि जेम्स एलन ने भी बीकर डेस्क पर पटका। जेम्स से रुमाल निकालकर नाक पर ढका। यह काम लड़की भी कर चुकी थी। बदबू लगातार असहनीय होती जा रही थी, जबकि यह समझ में नहीं आ रहा था कि बदबू आ कहाँ से रही है। तीनों बदबू के स्रोत की तलाश में इधर उधर देखने लगे। एकाएक लड़की की आंखें इस तरह फैल गईं जैसे साक्षात मौत को देख लिया हो। दरवाजे की तरफ देखता हुआ आतंक अंदाज में चीखा, सर सर! जेम्स एलन और लड़की ने एक साथ उसकी नज़रों को फॉलो किया और जो दृश्य लड़का देख रहा था उस दृश्य को देखकर उनकी आंखें भी लड़के की आंखों की तरफ फट पड़ी। न केवल फट पड़ी बल्कि फटी की फटी रह गई और फटी फटी आंखों से वे उस धुएं को देख रहे थे जो दरवाजे में मौजूद एकमात्र की होल से ठीक ऐसे अंदर दाखिल हो रहा था जैसे दूसरी तरफ से किसी पतली नली से छोड़ा जा रहा हो। धुएं का रंग बादामी था और लकीर टूटने का नाम नहीं ले रही थी। की होल से लकीर के रूप में आता धुआं एक ही स्थान पर इकट्ठा हो रहा था और एक खास आकृति ग्रहण करता जा रहा था। अब वे बदबू को भूल गए। फटी फटी आंखों से धुएं को आते और आकृति ग्रहण करते देख रहे थे। देखते देखते आकृति मानव आकृति में तब्दील हो गई। धुएं के मानव को अपने ठीक सामने खड़े देखा उन्होंने। हिम्मत करके जेम्स एलन चीखा, कौन हो तुम? आकृति से चिंगारियां निकलने लगी, ठीक ऐसे जैसे आतिशबाजी के अनार छूट रहे हो। जवाब दो! जेम्स एलन फिर चीखा, कौन हो तुम? तुम मुझे अपने इस चमत्कार से डरा नहीं सकते। विज्ञान के ऐसे बहुत चमत्कार देखे हैं मैंने। मैं खुद एक वैज्ञानिक हूँ, इसलिए आना पड़ा। लेबोरेटरी में गूंजने वाली आवाज़ ऐसी थी जैसे कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा बोला हो। एलन पुनः दौड़ा, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? पक की जोरदार आवाज़ के साथ धुएं की मानवाकृति से आग का एक भपका सा फटा और लेबोरेटरी की छत से टकराकर अपना अस्तित्व गंवा बैठा। और अब धुएं की मानव आकृति की जगह एक आदमी खड़ा नजर आया। आदमी कहाँ, मुर्दा था वह। हाँ, सचमुच मुर्दा सही लगता था। इतना पीला चेहरा कि हल्दी भी अपने पीलेपन पर शर्मा जाए। चेहरे की खाल में इतनी झुर्रियाँ मानो गलती से चमगादड़ की खाल इंसान पर चढ़ा दी गई हो। नन्हे बल्बों की तरह चमचमा रही आंखें गड्ढों में धंसी थी। सिर पर नाम मात्र को सफ़ेद बाल, होंठों पर झुकी सफ़ेद मूछें, फ्रेंच कट सफ़ेद दाढ़ी। इसमें शक नहीं कि उसे देखकर एक साथ तीनों के जिस्मों में झुरझुरी दौड़ गई। मुझे सिंघई कहते हैं। तोते की नाक जैसे शख्स के मुंह से कब्र फाड़ कर निकले मुर्दे जैसी आवाज़ निकली। सिंघई? मानो एक साथ तीनों के प्राण पखेरु उड़ गए। देखा भले ही पहली बार हो, मगर नाम तीनों ने सुना था। और उन्हीं तीनों ने किया। विश्व में ऐसा कौन था जिसने सिंघई का नाम न सुना हो? जिस शख्स का लक्ष्य विश्व सम्राट बनना हो और कई बार जो अपने लक्ष्य के इतना करीब पहुंच चुका हो कि बस दुनिया के झुकने में सेकंडों की देर थी, उसका नाम भला किसने नहीं सुना होगा? लड़का और लड़की तो इतने हतप्रभ थे कि मुंह से बोल ही नहीं फूट रहा था। जेम्स एलन ने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? सिंघई मुस्कुराया, और वह मुस्कुराया भी तो तीनों को ऐसा लगा जैसे सर्प ने जीभ बाहर निकाली हो। मुर्दे के जिस्म से निकल रही सी आवाज़ पुनः गूंजी,
क्या बात है प्रोफेसर, तुम तो मेरे आगमन से नाराज़ लगते हो। शायद ही कोई होगा जो तुम्हारे आगमन से खुश हो। जेम्स एलन ने घृणा युक्त स्वर में कहा। वैज्ञानिकों के नाम पर कलंक का धब्बा हो तुम। विज्ञान का दुरुपयोग करके जाने तुमने कितने लोगों की हत्या की है। ऐसी बहस मत छेड़ो प्रोफेसर जिसका कोई अंत ना हो। विज्ञान का दुरुपयोग अकेले सिंघई ने नहीं किया, बल्कि दुनिया में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करता। क्या रिवॉल्वर, तोप, मिसाइल से, जहरीली गैसों से सैकड़ों की तादाद में लोग नहीं मरते? क्या इन सब का आविष्कार सिंघई ने किया है? मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। मैंने खुद कहा, अंतहीन बहस का कोई लाभ नहीं। जल्दी बोलो क्यों आए हो और जाओ यहाँ से। जेम्स एलिन अब उससे ज़रा भी खौफ नहीं खा रहा था। मुझे चूहों से फैलने वाली इस प्लेग से भी भयंकर बीमारी की दवा ईजाद करनी है। सुना है तुम्हें कामयाबी मिलने वाली है। मिलने वाली नहीं, मिल चुकी है। केवल परसेंटेज पर रिसर्च चल रही है। जेम्स एलिन मुस्कुराया। तुम्हें समझना चाहिए, विज्ञान का एक इस्तेमाल यह भी है, लोगों की प्राण रक्षा हेतु दवाएं। क्या करोगे लोगों को बचाकर? अजीब सवाल पूछा सिंघई ने। मतलब? जेम्स एलिन की आंखें गोल हो गई। क्या तुम्हारे ख्याल से दुनिया की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई है? एलिन गुर्रा उठा। मिस्टर सिंघई, आप कहना क्या चाहते हैं? नेचर का नियम है, जब जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वह किसी न किसी तरह उसे बैलेंस में ले आएगी, चाहे वो किसी संक्रामक बीमारी का रास्ता अपनाए, भूकंप का या प्रलय का। नेचर सिंघई के अलावा और किसी को नहीं कहते बेवकूफ़ प्रोफेसर। पहली बार सिंघई ने दांत भींच कर कहा। और सिंघई से तुम तो क्या, दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर भी नहीं लड़ सकते। एलिन की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई। कहना क्या चाहते हो तुम? नहीं चाहता कि तुम्हारी दवा मार्केट में पहुंचे। क्यों? ऐसा क्यों चाहते हो तुम? एलिन उछला। क्यों चाहते हो कि लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहें? जब तक लोग नहीं मरेंगे तब तक दुनिया को सिंघई की ताकत का एहसास नहीं होगा। अरे, लोगों के मरने से दुनिया को तुम्हारी ताकत का एहसास कैसे होगा? लोगों को मैं मार रहा हूँ प्रोफेसर, मैंने अभी कहा, मैं नेचर हूँ। बात तब भी तुम्हारे भेजे में नहीं घुसी। तुम? एलिन दंग रह गया। तुमने फैलाई है ये बीमारी? प्लेग प्लस, सिंघई हंसा। प्लेग प्लस नाम दिया है मैंने इसे। मगर तुम? जो अमेरिका के शहरों में हुआ वह सिर्फ टेलर है, या यूं कहो कि परीक्षण किया है सिंघई ने। बहुत जल्दी ये प्लेग प्लस अन्य देशों में फैलेगा और तब लोगों को पता लगेगा कि इसे सिंघई फैला रहा है। उसके बाद विश्व की सरकारें या तो सिंघई के परचम की दास्तां स्वीकारेंगी या अपने नागरिकों को प्लेग प्लस से मरने देंगी। जो सिंघई को सम्राट नहीं मानेगा वो पूरा का पूरा मुल्क प्लेग प्लस से मर जाएगा। जेम्स एलिन की आंखें हैरत से फटी पड़ी थी। सिंघई को इस तरह देख रहा था वह जैसे दुनिया के सबसे बड़े पागल को देख रहा हो। मुंह से निकला, उफ, कोई सपन तक मैं नहीं सोच सकता कि ये बीमारी तुमने फैलाई है। तुम आदमी हो या राक्षस? आखिर आखिर चीज़ क्या हो तुम? आदमियों को यूं कीड़े मकोड़ों की तरह मारने वाले दुष्ट, क्या तुम लाशों के अंबार पर हुकूमत करना चाहते हो? खुद को संभालो प्रोफेसर, अपने दिमाग को नियंत्रण में रखो, वरना पागल हो जाओगे। जब एक बड़ा काम अंजाम दिया जाता है तो लोग मरते ही हैं। दो देशों के बीच होने वाले युद्ध में भी निर्दोष मरते हैं। तब तुम लोग नहीं सोचते कि तुम क्या हो। मगर जब यही काम सिंघई करता है तो जाने मैं तुम जैसे लोगों का क्या नजर आने लगता हूँ। यह लड़ाई विश्व की सरकारों को झुकाने के लिए है, और सरकारें तब तक नहीं झुकेंगी जब तक जनता उन्हें खुद उखाड़ कर नहीं फेंक देगी। वो दिन जल्द आने वाला है जब धरती के लोगों में त्राही त्राही मच जाएगी। पब्लिक खुद अपनी सरकारों को उखाड़ कर मेरी गुलामी कबूल करेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा नरबख्शी। जेम्स एलन अपने होशोवास में ना रहा। दुनिया पर हुकूमत करने का सपना लेकर जाने कितने लोग दुनिया में आए और चले गए। न दुनिया किसी के सामने झुकी है, न झुकेगी। ना इसका सम्राट आज तक कोई बना है, ना बनेगा। और तुम खुद अनेक बार कोशिश कर चुके हो, हर बार मुंह की खाई है तुमने। इस बार तुम्हारा सत्यानाश होगा। सिंघई ने लेबोरेटरी की छत की तरफ चेहरा उठाकर जो कहका लगाया तो ऐसा लगा जैसे कोई भेड़िया पेट भर खून पीने के बाद टकराया हो। बोला, तुम तो बद्दुआएं देने लगे प्रोफेसर। मगर सिंघई दुआ और बद्दुआओं का अस्तित्व ही नहीं मानता। हाँ, ये सच है कि मैंने अनेक बार कोशिश की, मगर इस बार की कोशिश उन सबसे हटकर है। अब तक मैं दुनिया की सरकारों पर प्रहार करता रहा हूँ, उन्हें झुकाने और हुकूमत कबूल करने के अपने मिशन पर काम करता रहा हूँ। कुछ ने की, कुछ ने नहीं भी की, मगर इस बार मेरा निशाना जनता पर है, उस पर जो हुकूमत बनाती है और उखाड़ती है। सोचो प्रोफेसर, कल्पना करो कि जब लोग प्लेग प्लस से कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे होंगे, मरते ही जा रहे होंगे, और इन्हें ये पता लगेगा कि ये सब सिंघई कर रहा है और केवल तभी रुक सकता है जब सिंघई की दास्तां स्वीकार कर ली जाए, तो क्या करेंगे लोग? कीड़े मकोड़ों की तरह मरना कबूल करेंगे या उन सरकारों को उखाड़ कर फेंक देंगे जो सिंघई के कदमों पर अपना परचम नहीं झुका रही होगी? तुम कल्पना नहीं कर सकते तो मैं बताता हूँ प्रोफेसर। लोग सरकारी इमारतों से सरकारी परचम उतार कर फेंक देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके, और अपने हाथों से हर बिल्डिंग पर, अपने घरों पर, दफ्तरों पर सिंघई का झंडा लहरा देंगे। तुम हमेशा ख्वाबी की दुनिया में रहे हो और रहोगे। फिलहाल कमी है तो सिर्फ ये कि प्लेग प्लस फैला तो सकता हूँ, मगर जहाँ चाहूँ रोक नहीं सकता। और जब तक रोकने की क्षमता नहीं होगी तब तक लोग सिंघई की गुलामी क्यों कबूल करने लगे? मगर फिक्र मत करो, मेरी लेबोरेटरी में ये काम चल रहा है।
मैं खुद और मेरे सहयोगी वैज्ञानिक दिन रात इस काम में जुटे हैं। जल्दी सफलता मिलने की उम्मीद है। अभी तो लोग बेचारे ये भी नहीं जानते कि प्लेग प्लस सिंघई की देन है। वक्त से पहले बताना भी नहीं चाहता मैं। बताऊंगा तब जब रोकने की क्षमता विकसित कर सकूंगा, ताकि लोग समझ सकें कि मुझे सम्राट बनने पर उनका क्या फ़ायदा होगा। अमेरिका के एक शहर में तो मैंने सिर्फ परीक्षण किया था। यह परीक्षण कि प्लेग प्लस कितनी तेज़ी से फैल सकता है। दुख है कि उसने 15 शहरों को चपेट में ले लिया, मगर अब शांति है। वे सभी चूहे मर चुके हैं जिनकी ये कारस्तानी थी। तुम तो बाद में कामयाब हो गए, मैं कामयाब हो चुका हूँ। जेम्स एलन ने बीकर की तरफ इशारा करते हुए दांत भींचकर कहा। जो शख्स इस दवा की एक टैबलेट खा लेगा उसे तुम्हारा प्लेग प्लस कभी हो ही नहीं सकता। चलो तुम फैलाओ प्लेग प्लस। जेम्स एलन पूरी टक्कर लेगा। तभी तो कहा कि यह दवा मार्केट में नहीं आएगी। एक एक शब्द पर जोर देते सिंघई ने कहा। सिंघई की लेबोरेटरी में पहुंचेगी, वही टैबलेट्स तैयार होंगी और केवल उन्हें मिलेगी जो सिंघई की गुलामी कबूल कर लेंगे। इसे लेने ही तो यहाँ आना पड़ा प्रोफेसर। जिस काम में अभी मुझे और मेरे सहयोगियों को कामयाबी नहीं मिली, उसमें तुम्हें मिल चुकी है। अच्छा ही हुआ ना, मेरा काम तुमने कर दिया। जेम्स एलन ने बिजली की सी फुर्ती से डेस्क पर रखा बीकर उठाया और दवा सहित खींचकर सिंघई के मारा। मगर वह देखकर तीनों भौचक्के रह गए कि बीकर सिंघई के जिस्म से टकराने की जगह पार होता हुआ पीछे वाली दीवार पर टकराकर चकनाचूर हो गया। दवा बिखर चुकी थी। मृत चूहा एक कोने में पड़ा रह गया। एलन की हरकत पर सिंघई भेड़िया की तरह हंस रहा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं भस्मासुर के अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।